कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का मोटिवेशनल जो थॉट्स है कि जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है कभी उसे दर्द ने पाला होगा। जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है कभी उसे दर्द ने पाला होगा, और जो इस वक्त चल रहा है उसके पैर में ज़रूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता, जो दिया जल रहा है उसी से ही तो उजाला होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उन सुर्खियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आज के जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में जानते हैं। जो पहला है कि वुमेन वर्ल्ड कप 2022 के बारे में। उससे आगे बढ़ते हैं। नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से आर्थिक सहयोग बढ़ेगा भारत के मध्य। 96% डाकघरों को कोर बैंकिंग जो सिस्टम है उससे जोड़ा गया है। बांग्लादेश क्षेत्र प्राधिकरण भारत की जो अडानी पोर्ट और SEZ के बीच, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बीच बांग्लादेश में भारतीय आर्थिक क्षेत्र बनाने का समझौता हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान में डाक टिकट जारी किया है। ब्रावो IPL क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर में जो डल झील है उस डल झील में 5 गांव विकसित करने का फैसला लिया है। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा डल झील में 5 गांव विकसित करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली वेबसाइट टेम्पल 360 का शुभारंभ किया गया। दिल्ली वेबसाइट टेम्पल का मतलब होता है मंदिर। तो मंदिर की जो 360 डिग्री पूरा जो एक रोटेशन होगा, मंदिर की जो 360 डिग्री जो इमेज होगी पूरा उस वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसी के संदर्भ में है। इससे आगे बढ़ें कि वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बनेंगे थल सेना प्रमुख। नए जो थल सेना प्रमुख होंगे वो कौन होंगे? मनोज पांडे जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अफीम के जो उत्पादन है अफगानिस्तान में, वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए बढ़ते हैं। अपने पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? खिताब को जीत लिया है। वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है। मैग लेनिंग चौथी बार ICC खिताब जीती हैं। मैग लेनिंग कौन है? ऑस्ट्रेलिया वुमेंस जो टीम है, क्रिकेट टीम है, उस क्रिकेट टीम की कौन है? कैप्टन है, जिन्होंने क्या किया है? चौथी बार ICC का जो खिताब है वो जीत ली है। 2014 में जीती थी, 2018, 2020 में और फिर 2022 में वर्ल्ड कप जीता है। 2014 में T20 वर्ल्ड कप, अब 2018 में T20 वर्ल्ड कप, 2020 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2022 है उसमें वनडे वर्ल्ड कप जीता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। वुमेंस वर्ल्ड कप, मैग लेनिंग का कमाल, रिकी पॉन्टिंग की बराबरी की, महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा। कौन? मैग लेनिंग। मैग लेनिंग ने क्या किया है कि 4 वर्ल्ड कप जीत लिया है। 2014, 2018, 2020 और 2022। 2014, 18 और जो 20 है वो T20 है। 2022 वाला कौन सा है? 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो कौन सा है? आपका वनडे वर्ल्ड कप है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 अप्रैल को मैच हुआ है, मतलब आज के दिन 3 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने महिला वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया है। रविवार को क्राइस्ट चर्च के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम और इंग्लैंड के मध्य क्या हुआ था? आपस में मैच हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को 71 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 7वीं बार टूर्नामेंट को जीतने में सफल रही। मैग लेनिंग अपनी कप्तानी में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाने में सफल हुई हैं। उनका ICC टूर्नामेंट में यह चौथा खिताब है। मैग लेनिंग कौन है? कैप्टन हैं, जिन्होंने क्या किया? वनडे जो वर्ल्ड कप है उस वनडे वर्ल्ड कप को अपनी कप्तानी में पहली बार जिताया है। बाकी इससे पहले 3 जो T20 वर्ल्ड कप था उस T20 वर्ल्ड कप को जिताया है। मैग लेनिंग सबसे ज़्यादा ICC खिताब जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व जो पुरुष कैप्टन थे रिकी पॉन्टिंग के बराबर पहुंच गई हैं। लेनिंग के नाम एक वनडे वर्ल्ड कप के अलावा 3 T20 वर्ल्ड कप है। 2014, 18, 20 में T20 वर्ल्ड कप जीता था और 2022 में क्या किया इन्होंने? जो वनडे वर्ल्ड कप है उसको जीत लिया है। रिकी पॉन्टिंग की बात करें तो उन्होंने 2 वनडे वर्ल्ड कप और 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। पॉन्टिंग जीत चुके हैं 2 वर्ल्ड कप।
पॉन्टिंग 2003 में सफलता मिली थी पॉन्टिंग को, तब ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हराया था। इसके बाद 2006 में कंगारू टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज़ में श्रीलंका को हराकर वनडे वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था। 2009 में रिकी पॉन्टिंग की टीम चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। धोनी के भी बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। धोनी ने जीते 3 अलग अलग टूर्नामेंट। लेनिंग और पॉन्टिंग के बाद महेंद्र सिंह धोनी का नंबर आता है। धोनी ने 3 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं। उन्होंने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, जिसके बल पर टीम इंडिया को चैंपियन बनाया। इसके बाद 2011 में 28 साल बाद भारत क्या हुआ, वनडे वर्ल्ड कप जीतने में सफल रहा। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब धोनी के हिस्से में आया। आइए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी चर्चा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से दोनों देशों के बीच भारत और नेपाल के मध्य क्या होगा, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल के जो पीएम हैं शेर बहादुर देउबा, ये भारत की यात्रा पर आए हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत के द्वारा नेपाल में रुपे कार्ड का शुभारंभ किया गया है, रुपे कार्ड को स्टार्ट किया गया है, जिसके कारण भारत और नेपाल के मध्य जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में क्या विस्तार देखा जाएगा। भारत और नेपाल के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। 2 अप्रैल को इनकी प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई, जिसमें ये दोनों ने समझौता किए हैं। बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की है। दोनों देशों के बीच सहयोग विस्तार के बारे में भी विचार विमर्श किया गया है। इस अवसर पर मोदी और देउबा ने कई परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के जयनगर और नेपाल के जो कुर्था है उसके बीच जो 8 साल से बंद जो रेल मार्ग था उसको फिर से क्या ओपन कर दिया गया है, उसके लिए रेल की हरी झंडी दिखा दी गई है। उन्होंने संयुक्त रूप से सोलू कॉरिडोर 132 किलोवाट क्षमता की बिजली पारेषण लाइन और नेपाल में बिजली उपकेंद्र का भी उद्घाटन किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री देउबा ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के लोगों के बीच ऐसे आपसी संबंध दुनिया में कहीं नहीं है। मोदी ने कहा है कि नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से हमारे जो आर्थिक संपर्क है उसको मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा और संरक्षा संस्थानों के बीच सहयोग और अधिक सुदृढ़ करने पर बल मिलेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री देउबा ने कहा कि भारत नेपाल संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर मैत्रीपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई है। उन्होंने दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर विचार विमर्श किया है। आइए आगे बढ़ें, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस पर चर्चा करें। देश में लगभग जो 96% डाकघर हैं उनको क्या कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। कोर बैंकिंग जो सिस्टम है उससे जोड़ा गया है भारतीय डाकघरों को। 96% जो डाकघर हैं उनको सरकार ने डाकघर बचत योजना एनी टाइम एनीवेयर यानी किसी भी समय और कहीं पर भी लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे डाक खातों से बैंक खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफ़र करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यानी एनी टाइम एनीवेयर योजना को लागू करने के लिए देश भर के करीब 96% जो डाकघर हैं उनको कोर बैंकिंग सिस्टम है उससे जोड़ा जा चुका है। देश में कुल 1,58,526 डाकघर हैं, जिनमें से 1,52,514 कोर बैंकिंग प्रणाली के तहत लाए जा चुके हैं। कोर बैंकिंग सिस्टम के तहत उनको जोड़ा जा चुका है। इससे डाकघर के मौजूद बचत खाता धारकों को मदद मिलेगी। नए लोग भी डाकघर बचत खाता आसानी से खोलने के लिए प्रेरित होंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार डाकघर खातों से बैंक खातों और बैंक खातों से डाकघर खातों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए NEFT और RTGS सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार इंटरमीडिएट डेटा रेट IDR कनेक्टिविटी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN कनेक्शन और VSAT कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उपाय भी कर रही है। आइए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा करें कि बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण भारत की जो अडानी पोर्ट्स है और SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बीच बांग्लादेश में भारतीय आर्थिक क्षेत्र बनाने को समझौता हुआ है। किसके? बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण और जो भारत की अडानी पोर्ट्स है उसके और SEZ के बीच बांग्लादेश में जो आर्थिक क्षेत्र बनाने पर समझौता हुआ है। बांग्लादेश
आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ने भारतीय कंपनी अदानी जो पोर्ट्स है और SEZ लिमिटेड के साथ मिलकर चट्टोग्राम के मीर सराय में बंगबंधु शेख मुजीब शिल्पनगर में भारतीय आर्थिक क्षेत्र बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आर्थिक क्षेत्र बांग्लादेश में भारतीय निवेशकों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। भारतीय आर्थिक क्षेत्र का निर्माण 857 एकड़ क्षेत्र में 964 करोड़ टका की अनुमानित लागत से किया जाएगा। ढाका की मुद्रा क्या है? टका। इम्पॉर्टेंट है कि ढाका की मुद्रा क्या है? टका। इसके लिए भारत 11 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराएगा। बांग्लादेश में अंतर जो सरकारी सहयोग से बनाए जा रहे आर्थिक क्षेत्रों में जापान के आर्थिक क्षेत्र के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा भारतीय आर्थिक क्षेत्र होगा। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के ट्वीट संदेश में बताया गया है कि इस समझौते से भारतीय आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकतम बुनियादी ढांचे का विकास शुरू हो जाएगा। आइए अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसकी चर्चा करें कि ये जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है वो तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के पर गए हुए हैं। तो उन्होंने तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया है। तुर्कमेनिस्तान और भारत के मध्य जो राजनयिक संबंध है उसको 30 वर्ष हो जाने के उपलक्ष्य में रामनाथ कोविंद जी ने डाक टिकट जारी किया है। आइए इसको जानते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के तीसरे दिन आज पीपल्स मेमोरियल मॉन्यूमेंट्स, बख्तियारली खेल परिसर और अशगाबाद में योग तथा पारंपरिक औषधि केंद्र का दौरा किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के तीसरे दिन आज पीपल्स मेमोरियल मॉन्यूमेंट और बख्तियारली खेल परिसर, अशगाबाद में योग पारंपरिक औषधि केंद्र का दौरा करें और कोविंद ने खेल परिसर में महात्मा गांधी की जो प्रतिमा थी उस पर श्रद्धा सुमन फूल अर्पित किए हैं। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान भी देखने जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो संस्थान है उसको भी देखने जाएंगे। कोविंद ने भारत के राजदूत और संस्थान के प्रचार द्वारा भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 वर्ष हो जाने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी करने संबंधी समारोह में भी उपस्थित होंगे। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान में इंडिया कॉर्नर का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 अप्रैल के दिन में अंतर्राष्ट्रीय जो अखल तेके अश्व परिसर का दौरा करेंगे। बाद में मैक्तिमगुली थिएटर जाएंगे जहां वे भारत और तुर्कमेनिया के जो कलाकार है उसके द्वारा जो प्रस्तुत संस्कृति होगी वो कार्यक्रम को देखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत और तुर्कमेनिस्तान के मध्य जो राजनयिक संबंध के 30 वर्ष हो जाने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया गया है। आइए जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं कि ड्वेन ब्रावो IPL क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। कि IPL का जो करियर था उस करियर में ड्वेन ब्रावो IPL के जो उस करियर में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। आइए देखते हैं इसको। चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो IPL क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हो गए हैं। इस वर्ष के IPL में कल 2 अप्रैल को ब्राबोर्न स्टेडियम लखनऊ में सुपर जॉयंट्स के खिलाफ दीपक हुड्डा को आउट करके ब्रावो ने IPL में 153 मैचों में 171 विकेट लेकर मुंबई इंडियंस के पूर्व जो गेंदबाज थे लसित मलिंगा उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। लसित मलिंगा ने क्या किया है? IPL से संन्यास ले लिया है। मलिंगा ने क्या किया था कि 122 मैच में भी 170 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। IPL में सबसे अधिक विकेट लेने वाले 5 खिलाड़ियों में ब्रावो, मलिंगा के अलावा अमित मिश्रा 166, पीयूष चावला 157 और हरभजन सिंह 150 विकेट शामिल हैं। आइए जम्मू कश्मीर सरकार के बारे में बात करें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर में डल झील में 5 गाँव विकसित करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने क्या किया है कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर में जो डल झील है उस डल झील में 5 गांव विकसित करने का फैसला लिया है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर में डल झील में 5 गांव विकसित करने का फैसला किया है। ये गांव कचरी मोहल्ला, सोफी मोहल्ला, टिंडा मोहल्ला, अखून मोहल्ला, सब्जी बाजार है। इन गाँवों में निवासियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए सभी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वे उपलब्ध होंगी। पर्यटकों को घर में रुकने की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। किस लिए किया जा रहा है कि जो पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा सके, बढ़ावा मिल सके। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने डल झील के जो आंतरिक भागों का व्यापक निरीक्षण किया और पर्यटक गांव के विकास के लिए जारी कई कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव के साथ GOC 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे और जम्मू कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी थे।
श्री मेहता ने अधिकारियों से पर्यटक गांव विकसित करने के लिए डल झील के गांव के समग्र विकास की व्यापक योजना तैयार करने को कहा है। आइए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली वेबसाइट टेम्पल 360 का शुभारंभ किया। ये क्या है कि दिल्ली वेबसाइट टेम्पल 360 क्या है, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। किसके द्वारा इसको शुभारंभ किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है? जो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी के द्वारा। आइए जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज़ादी का जो अमृत महोत्सव के अंतर्गत दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में 2 अप्रैल को वेबसाइट टेम्पल 360 का शुभारंभ किया है। वेबसाइट आरंभ करने के बाद उन्होंने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। श्रीमती लेखी ने कहा कि कोरोना के दौरान क्या हुआ था, लोग मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते थे और कई कारणों से मंदिर नहीं जा पाते थे। जब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है टेम्पल 360 वेबसाइट पर कहीं से भी 12 जो ज्योतिर्लिंग है और 4 धाम है इसके दर्शन क्या कर पाएंगे। मीनाक्षी लेखी ने बताया कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है 360 डिग्री उस पर क्या 360 है उस पर क्या होगा, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 4 धाम हैं उसके दर्शन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से लोग ई दर्शन, ई आरती और ई प्रसाद में शामिल हो सकते हैं। इससे सभी का जीवन आसान हो जाएगा, लोग आपस में जुड़े रहेंगे। टेम्पल 360 एक ऐसी वेबसाइट है जहां देश में कोई भी कभी भी और कहीं से भी अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन कर सकता है। इस वेबसाइट की सहायता से पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों की भव्यता को डिजिटल रूप से देखा जा सकता है। जो टेम्पल 360 है वेबसाइट, दिल्ली में मीनाक्षी लेखी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब कोरोना काल में क्या हुआ था, आवागमन सब बंद था, जिसके कारण लोग मंदिर नहीं जा पाते थे, कहीं पर भी नहीं जा पाते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में क्या किया गया है कि दिल्ली में जो वेबसाइट 360 है, टेम्पल वेबसाइट 360 है, उसका अनावरण किया गया है ताकि लोग कहीं से भी अब क्या कर सकें, मंदिरों के दर्शन कर सकें। ठीक है, आइए जानते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। वाइस लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बनेंगे नए थल सेना प्रमुख। ये मनोज पांडे लेफ्टिनेंट जो जनरल हैं वो मनोज पांडे थल सेना के नए प्रमुख बनेंगे। आइए इसके बारे में। चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बनेंगे थल सेना प्रमुख। इस माह से सेवानिवृत्त हो जाएंगे MM नरवणे। भारतीय सेना के वाइस लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे मौजूदा थल सेना प्रमुख बनने के लिए तैयार हैं। जनरल MM जो नरवणे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए सबसे अग्रणी अधिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं और वह इस महीने के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। MM जो नरवणे हैं वो क्या जो थल सेना प्रमुख है उसके पद से रिटायर होने वाले हैं अप्रैल माह के अंत में। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे कार्यभार संभालेंगे क्योंकि वह जनरल नरवणे के बाद फोर्स में सबसे वरिष्ठ हैं। CDS पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं जनरल नरवणे। जनरल नरवणे पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। जनरल जो विपिन रावत हैं उनका क्या हुआ था कि पिछले साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था, जिन्हें 2022 में क्या दिया गया है, पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 4 ही लोगों को दिया गया है जिसमें से एक है जो प्रभा त्रे, वो जीवित है, बाकी 3 को मरणोपरांत दिया गया है। 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और 12 जो जवान हो गए शहीद हो गए थे। 3 महीनों में कई शीर्ष अधिकारी हुए सेवानिवृत्त। पिछले 3 महीनों में कुछ शीर्ष अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल पांडे सबसे वरिष्ठ हैं। सेना के प्रशिक्षण कमान ARTRAC की कमान संभालने वाले मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए। कुछ अन्य जो वरिष्ठतम नेता जनवरी के अंत तक सेवानिवृत्त हो गए थे। लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती जो लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, जो मनोज पांडे हैं अब वो वरिष्ठ हैं, अब ये होंगे अगले थल सेना प्रमुख। ये है अफीम है। आइए अफीम के बारे में देखें कि तालिबान ने अफीम बेचने वालों पर की तालेबंदी। अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन पर लगाया गया प्रतिबंध। तालिबान के नेता हैबतुल्ला अखुंदजादा ने रविवार को जारी एक फरमान में अफगानिस्तान में अफीम पोस्त और अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान सरकार के हवाले से कहा गया कि अफगानिस्तान में के इस्लामी अमीरात IEA के सर्वोच्च नेता के फरमान के अनुसार सभी अफगानों को सूचित किया जाता है कि अब पूरे देश में, पूरे अफगानिस्तान में अफ़ीम की खेती पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है कि अब अफगानिस्तान में अफ़ीम की जो खेती है वो खेती नहीं की जा सकेगी, क्योंकि अफ़ीम की खेती को पूरे अफगानिस्तान में क्या प्रतिबंधित कर दिया गया है। आइए जानते हैं। बयान के अनुसार अगर कोई डिग्री का उल्लंघन करता है और फसल को तुरंत नष्ट नहीं कर दिया जाएगा तो उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जाएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान में दवा जो निर्माण कारखाना सहित शराब, हीरोइन के टैबलेट, अक्सर अफगानिस्तान में बेची जाने वाली उत्तेजक जो प्रभाव वाली दवा है, हशीश और आदि जैसे सभी प्रकार के नशीली पदार्थों का उपयोग, परिवहन, व्यापार, निर्यात, आयात कर रहे हैं, उन पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बयान के अनुसार इस जो डिर्की है का प्रवर्तन अनिवार्य है। उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। क्या है कि जो भी डिर्की है, इस डिर्की का क्या करते हैं, आप उल्लंघन करते हैं तो आप पर मुकदमा चलाया जाएगा, न्यायपालिका उसे दंड देगी। न्यायपालिका कौन दंड देगी? तालिबान ही है भाई साहब। ठीक है। दुनिया के अधिकांश अफीम पोस्त की खेती आतंकवाद प्रभावित एशियाई देश में की जाती है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2020 में देश के करीब 6300 टन अफीम का उत्पादन हुआ था। कहाँ? अफगानिस्तान में 6300 टन अफीम का उत्पादन हुआ था। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने विस्तृत चर्चाएं की है। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।